हेलो। आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं, साहित्य में स्थान। श्री हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रयाग में 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू भाषा के माध्यम से हुई थी। आपने सन 1925 ईस्वी में कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद से हाई स्कूल, 1927 ईस्वी में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से इंटर तथा सन 1929 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण आपने विश्वविद्यालय छोड़ दिया। बाद में 1938 ईस्वी में उसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1954 ईस्वी में आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आरंभ में आपने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। कुछ समय तक आपने आकाशवाणी में भी काम किया। तत्पश्चात आपकी नियुक्ति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ पद पर हुई और वहीं से अवकाश ग्रहण किया। आप 1965 ईस्वी में भारत के सदस्य मनोनीत हुए थे। साहित्य और कविता के प्रति आपकी रुचि बचपन से ही थी। 1923 ईस्वी में आपकी रचना मधुशाला के प्रकाशन में आपकी कीर्ति के शिखर पर पहुंचा दिया था। आपकी साहित्यिक सेवाओं के लिए 1976 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा आपको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया और आपका शरीरांत 2003 में ही हो गया। इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं मुख्य रूप से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, एकती संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, दो चट्टाने काव्य ग्रंथ के लिए आपको साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखते हैं हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषताएं। बच्चन जी उत्तर छायावादी काल के आदर्शवादी कवि हैं और इनकी कविताओं में भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है और इनकी कविता में प्रेम के संयोग वियोग जन्य भावपूर्ण चित्र अंकित हैं। प्रेम के अतिरिक्त जीवन के अन्य संदर्भों में निराशा की भाषा देखने को मिलती है। विद्रोह का स्वर भी कहीं कहीं इनकी कविताओं में देखने को मिलता है और इनसे पूर्व की रचनाओं में व्यक्तिकता है तो परवर्ती रचनाकारों में जनजीवन का व्यापक चित्रण है। वैचारिक क्रांति, मानवीय संवेदना और व्यंग्य दंश से पूर्ण आपके काव्य ने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की है। और भाषा साहित्यिक होते हुए भी बोलचाल की भाषा के अधिक निकट है इनकी और इनकी भाषा सरल व सरस है। और आपने लोकगीतों और मुक्तक छंदों की रचना की है। आपकी गेयता, सरलता, सरसता और खुलेपन के कारण आपके गीत बहुत ही पसंद किए जाते हैं। साहित्य में स्थान निसंदेह लोकगीत की धुन में गीतों की रचना करके बच्चन जी ने लोकप्रियता प्राप्त की है। और हिंदी साहित्य में हालावाद के संस्थापक के रूप में आपका निम्न स्थान है, माननीय स्थान है। 1907 में प्रयाग में इनका जन्म हुआ और शैली इनकी गीतात्मक थी और छंद मुक्तक छंद के रूप में लिखे। अब इनकी हम कुछ रचनाएं देखते हैं, जैसे कहते हैं तारे गाते हैं, नीड़ का निर्माण, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तिजड़ की शाम, नव वर्ष, प्रतीक्षा, आज तुम मेरे लिए हो, साजन आए सावन आया, पथ की पहचान, संवेदना, जो बीत गई। अब है इनका साहित्यिक महत्व। तो बच्चन के काव्य की विलक्षणता उनकी लोकप्रियता है और यह निसंकोच कहा जा सकता है कि आज भी हिंदी के ही नहीं सारे भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में बच्चन का स्थान सुरक्षित है। इतने विस्तृत और विराट श्रोता वर्ग का विरले ही कवि दावा कर सकते हैं। सर्वग्राही और सर्वप्रिय रहे हैं ये, क्योंकि बच्चन की लोकप्रियता मात्र पाठकों के स्वीकरण पर आधारित नहीं थी कि अगर इनको पाठक स्वीकार करेंगे इसलिए ये लोकप्रिय हुए, बल्कि जो कुछ मिला वह उन्हें अत्यंत रुचिकर जान पड़ा। वे छायावाद के अतिशय सुकुमार और माधुर्य से, उसकी अतीन्द्रिय और अतिव्यक्तिक सूक्ष्मता से, उसकी लक्षणात्मक अभिव्यंजना शैली से उकता गए थे। उर्दू की गज़लों में चमक और लचक थी, दिल पर असर करने की ताकत थी, वह सहजता और संवेदना थी जो पाठक या श्रोता के मुंह से बरबस यह कहलवा सकती थी कि मैंने पाया यह कि गोया वह भी मेरे दिल में है। मगर हिंदी कविता जनमानस और जनरुचि से बहुत दूर थी। बच्चन ने उस समय
1935 से 1940 ईस्वी के व्यापक खिन्नता और अवसाद के युग में मध्यम वर्ग के विक्षुब्ध वेदनाग्रस्त मन को वाणी का वरदान दिया। उन्होंने सीधी सादी जीवंत भाषा और सर्वग्राह्य गेय शैली में छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की जगह संवेदनासिक्त अभिता के माध्यम से अपनी बात कही। उर्दू की गज़लों में चमक और लचक थी और उनका पहला काव्य संग्रह है एक प्रकाशन तेरा हार, पहले भी प्रकाशित हो चुका था, पर बच्चन का पहला काव्य संग्रह 1935 ईस्वी में प्रकाशित मधुशाला से ही माना जाता है। इसके प्रकाशन के साथ ही बच्चन का नाम एक गगनभेदी रॉकेट की तरह तेजी से उठकर साहित्य जगत पर छा गया। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एक के बाद एक ये तीनों संग्रह शीघ्र ही सामने आ गए। हिंदी में जिसे हालावाद कहा गया है, ये उस काव्य पद्धति के धर्म ग्रंथ हैं। उस काव्य पद्धति के संस्थापक ही उसके एकमात्र सफल साधक भी हुए, क्योंकि जहाँ बच्चन की पैरोडी का करना आसान है, वहीं उनका सच्चे अर्थ में अनुकरण असंभव है। तो अपनी सारी सहज सार्वजनिकता के बावजूद बच्चन की कविता नितांत व्यक्तिक, आत्मस्फूर्त और आत्मकेंद्रित है। इनके द्वारा व्यक्ति जीवन की सारी निरस्ताओं को स्वीकार करते हुए भी उसके मुंह मोड़ने की बजाय उसका उपयोग करने की, उसकी सारी बुराइयों और कमियों के बावजूद जो कुछ मधुर और आनंदपूर्ण होने के कारण गाह्य है उसे अपनाने की प्रेरणा दी। उर्दू कवियों ने वाइज और बजा, मंदिर और मजहब, कयामत और की परवाह न करके दुनिया ए रंगोबू को निकटता से बार बार देखने, उसका आस्वादन करने का आमंत्रण दिया है। खयाम ने वर्तमान क्षण को जानने, मानने, अपनाने और भली प्रकार इस्तेमाल करने की सीख दी है। और बच्चन के हालावाद का जीवन दर्शन भी यही है। यहाँ पलायनवाद नहीं है, क्योंकि इसमें वास्तविकता का अस्वीकरण नहीं है, न उससे भागने की परिकल्पना है। प्रत्युत वास्तविकता की शुष्कता को अपनी मन स्तरंग से सींच करके हरी भरी बना देने की सशक्त प्रेरणा है। यह सत्य है कि बच्चन की इन कविताओं में रूमानियत और कसक है, पर हालावाद गम गलत करने का निमंत्रण है, गम से घबराकर खुदकुशी करने का नहीं। तो अपने जीवन की इस मंजिल में बच्चन अपने युवा काल के आदर्शों और स्वप्नों के भग्नावशेषों के बीच से गुजर रहे थे। पढ़ाई छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। अब उस आंदोलन की विफलता का कड़वा घूंट पी रहे थे। एक छोटे से स्कूल में अध्यापक की नौकरी करते हुए वास्तविकता और आदर्श के बीच की गहरी खाई में डूब रहे थे। इस अभाव की दशा में पत्नी के असाध्य रोग की भयंकरता देख रहे थे। अनिवार्य विद्रोह के आतंक से त्रस्त और व्यथित थे। परिणामतः बच्चन का कवि अधिकाधिक अंतर्मुखी होता गया। इस युग और इस मूड की कविताओं के संग्रह निशा निमंत्रण तथा एकांत संगीत बच्चन की संभवतः सर्वोत्कृष्ट काव्योपलब्धि कही जा सकती है। व्यक्तिक व्यावहारिक जीवन में सुधार हुआ, अच्छी नौकरी मिली, नीड का निर्माण फिर से करने की प्रेरणा और निमित्त की प्राप्ति हुई। बच्चन ने अपने जीवन के इस नए मोड़ पर फिर आत्मा साक्षात्कार किया। मन को समझाते हुए पूछा, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर से बसाना कब मना है। परम निर्मल मन से बच्चन ने स्वीकार किया है कि हे चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, व्यक्तिगत दुनिया का इतना सफल सहज साधारणीकरण दुर्लभ है। बच्चन की कविता की लोकप्रियता का प्रधान कारण उसकी सहजता और संवेदनशील सरलता है, और यह सहजता और सरल संवेदना उसकी अनुभूति मूलक सत्यता के कारण उपलब्ध हो सकी। बच्चन के आगे चलकर जो भी किया हो, आरंभ में उन्होंने केवल आत्मा अनुभूति, आत्म साक्षात्कार और आत्माभिव्यक्ति के बल पर काव्य की रचना की। कवि के अहम की स्थिति ही काव्य की असाधारणता और व्यापकता बन गई। समाज की अभावग्रस्त व्यथा, परिवेश का चमकता हुआ खोखलापन, नियति और व्यवस्था के आगे व्यक्ति की असहायता और बेबसी बच्चन के लिए सहज व्यक्तिगत अनुभूति पर आधारित काव्य विषय थे। उन्होंने साहस और सत्यता के साथ सीधी सादी भाषा शैली में सहज ही कल्पनाशीलता और सामान्य बिंबों से सजा संवार कर अपने नए गीत हिंदी जगत को भेंट किए। हिंदी जगत ने उत्साह से उनका स्वागत किया। ये उनकी कुछ प्रमुख
कृतियां हैं, जैसे 1932 में तेरा हार, 1935 में मधुशाला, फिर 1936 में मधुबाला, 1937 में मधु कलश, फिर 1938 में निशा निमंत्रण, खयाम की मधुशाला, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, हलाहल, बंगाल का काव्य, खादी के फूल, सूत की मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचगर, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 खूंटे, दो चट्टाने, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज़, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा, बचपन के साथ क्षण भर, खयाम की मधुशाला, सोपान, मैकबेथ, जनगीता, ओथेलो, उमर खयाम की रुबाइयाँ, कवियों के सौम्य संत पंत, आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत, आधुनिक कवि नेहरू, राजनीतिक जीवन चरित्र, नए पुराने झरोके, अभिनव सोपान, 64 रूसी कविताएं, W.B. येट्स एंड ऑकल्टिज्म, मरगट द्वीप का स्वर, नागर गीत, बचपन के लोकप्रिय गीत, हेमलेट, भाषा अपनी भाव पर आए, पंत के 100 पत्र, भाषा और प्रवास की डायरी, टूटी छूटी कड़ियाँ, मेरी कविता की आधी सदी, सोहहंस, 8वें दशक की प्रतिनिधि श्रेष्ठ कविताएं, मेरी श्रेष्ठ कविताएं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, बच्चन रत्नावली के 9 खंड। कवि ने नए सुख और संपन्नता के युग में प्रवेश किया और सतरंगिनी 1945 और मिलन यामिनी में बच्चन के नए उल्लास भरे युग की सुंदर गीतों उपलब्धियां देखने सुनने को मिलती है। आत्मकेंद्रित कवि हैं बच्चन, इसी कारण उनकी वे रचनाएं जो सहज स्फूर्त नहीं है, उदाहरण के लिए बंगाल के काल और महात्मा गांधी की हत्या पर लिखी कविता केवल नीरस ही नहीं सर्वथा कवित्व रहित हो गई है। स्वानुभूति का कवि यदि अनुभूति के बिना कविता लिखता है तो उसे सफलता तभी मिल सकती है जबकि उसकी रचना का विचार तत्व या शिल्प उसे सामान्य तुकबंदी से ऊपर उठा सके, और विचार तत्व और शिल्प बच्चन के काव्य में अपेक्षाकृत क्षीण और अशक्त हैं। प्रबल काव्यानुभूति के क्षण विरल होते हैं और बच्चन ने बहुत अधिक लिखा है। यह अनिवार्य था कि उनकी उत्तर काल की अधिकांश रचनाएं अत्यंत सामान्य कोटि की पद्य कृतियाँ होकर रह जाती। उन्होंने काव्य के शिल्प में अनेक प्रयोग किए, पर वे प्रयोग अधिकतर उर्दू कवियों की तरह तरह के बहरों में तरह तरह की जमीन पर नज्म कहने की चेष्टाओं से अधिक महत्व नहीं हो पाए। एक रोचक प्रसंग है कि उमर खयाम की रुबाइयों का हरिवंश राय बच्चन द्वारा किया गया अनुवाद एक भावभूमि, एक दर्शन और एक मानवीय संवेदना का परिचय देता है। बच्चन जी ने इस अनुवाद के साथ एक महत्वपूर्ण लंबी भूमिका भी लिखी थी, जिसके अंश कुछ इस प्रकार है कि उमर खयाम के नाम से मेरी पहली जान पहचान की एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। उमर खयाम का नाम मैंने आज से लगभग 25 बरस हुए जाना था। उस समय मैं वर्नाक्यूलर अपर प्राइमरी के चौथे दर्जे में रहूँगा। हमारे पिताजी सरस्वती मंगाया करते थे जो पत्रिका के आने, और मेरे छोटे भाई का पहला काम यह होता था कि उसे खोलकर उसकी तस्वीरों को देख डालें। अब देखते हैं कि काव्य की गरिमा, काव्य भाषा की गरिमा। सामान्य बोलचाल की भाषा को काव्य भाषा की गरिमा प्रदान करने का श्रेय निश्चय ही सर्वाधिक बच्चन का ही है। इसके अतिरिक्त उनके एक कारण उनका काव्य पाठ भी रहा है। हिंदी में कवि सम्मेलन की परंपरा को और जनप्रिय बनाने में बच्चन का असाधारण योग है। इस माध्यम से वे अपने पाठकों श्रोताओं के और भी निकट आ गए। कविता के अतिरिक्त बच्चन ने कुछ समीक्षात्मक भी लिखे, गंभीर अध्ययन और सुलझे हुए विचार प्रतिपादन के लिए पठनीय है। उनके शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद और जनगीता के नाम से प्रकाशित दोहे चौपइयों में भगवत गीता का बच्चन के साहित्यिक कृतित्व की विशेषता है। और उनको कुछ सम्मान और पुरस्कार मिले थे, वो इस प्रकार है कि उनकी कृति दो चट्टाने और 1968 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया। 1955 में इंदौर के होलकर कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन ने हरिवंश राय बच्चन को कवि सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया था। हरिवंश राय बच्चन को भारत सरकार द्वारा सन 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।